वेलकम टू कॉमर्स। और आपको जैसा कि पता है कि दिस इज मेहताब आलम एंड मैं आप लोगों को यहाँ पर अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूँ। लास्ट क्लास में आप लोगों ने मेरे साथ समझा था इशू ऑफ शेयर्स की थ्योरी, यानी कि हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कंपनी में क्यों शेयर्स इशू किए जाते हैं एंड शेयर्स एक्चुअली में होता क्या है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ये चीज़ होती क्या, हम उसका इम्प्लीमेंट नहीं सीख सकते, हम उसके कंसेप्ट नहीं सीख सकते। सो सिंपल सी चीज़ है, हम लोगों ने देखा शेयर कैपिटल क्यों जनरेट किया जाता है। शेयर कैपिटल मतलब होता क्या है, फंड रेज करना। इट मींस कि कंपनी को कभी भी अगर फंड रेज करना होता है तो वो क्या करती है, सर उसके पास एक ऑप्शन है। कौन सी कंपनी की बात करें हम लोग, याद करो फटाफट। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सर पब्लिक कंपनी के पास ये ऑप्शन होता है कि वो अपने फंड रेज कर सकती है। किससे? पब्लिक से। सर कैसे पब्लिक से शेयर फंड रेज कर सकती है? अपनी कंपनी के शेयर इशू करके। सो सिंपल सी चीज है, शेयर आपको पता है कि सर क्या होता है, शेयर कैपिटल का पार्ट होता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि शेयर होल्डर्स जो बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं, इन्वेस्टर्स अवेलेबल होते हैं, सो वो किसी कंपनी के शेयर्स क्यों खरीदते हैं? सो आप लोगों को ये चीज ऑलरेडी पता है क्यों खरीदते हैं वो लोग, क्योंकि उनको एट द एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। और शेयर्स खरीद के क्या मिलता है आप लोगों को? आपको डिविडेंड मिलता है। सिंपल सी चीज। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है स्लाइड में, हम लोगों ने समझा था कि सर अगर आपकी कंपनी बैलेंस शीट बनाती है, अगर आपकी कंपनी बैलेंस शीट बनाती है तो शेयर कैपिटल को किस तरह से शो करती है, यानी किस तरह से दिखाती है। तो हमने देखा था, फिर से हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि सर आपकी बैलेंस शीट जो है ना कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बनने वाली है। और इसमें जितनी भी सारी चीजें आपको दिखानी होती है ना, वो एक पर्टिकुलर प्रॉपर हेड के अंदर दिखानी होती है। तो सिंपल सी चीज, यहाँ पे हम लोग ने बोला कि सर शेयर होल्डर फंड देखो कैसे किसमें दिख रहे हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में दिख रहे हैं। ठीक है, सो ये सारी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। आज क्या करने वाले अपन, आज जो अपन ने थ्योरी समझी है ना, उसी से आगे बढ़ते हैं और अपने कंसेप्ट बिल्डअप करते हैं। यानी कि आपको किस तरह से अकाउंटिंग, अपने चैप्टर का नाम क्या था, अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। इट मींस कि जब हम कोई भी कंपनी जब अपनी कंपनी के शेयर इशू करती है मार्केट में, तो उसकी अकाउंटिंग किस तरह से करती है, ये ध्यान रखना। सो ये अकाउंटिंग सीखने के लिए या करने के लिए आपको ना एज एन पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी के सोचना पड़ेगा। आप ये सोचो कि मैं खुद कंपनी का ओनर हूँ और अगर मुझे अकाउंटिंग करनी तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास से क्या जा रहा है, ये सारी चीज आपको मालूम है। इस सेंस में करने वाले लोग जर्नल एंट्री जब क्रिएट करेंगे। सो सिंपल सी चीज देखते हैं आगे अपन। आज हम लोग सीखने वाले हैं सर इशू ऑफ शेयर्स ऑफ पार। क्या बोला हम लोगों ने? इशू ऑफ शेयर्स एट पार। ये चीज सिंपल सी कि सर हमने समझना पड़ेगा पार की कंडीशन होती क्या। सो पहले हम लोग देखते हैं कि दो मेथड होते हैं। आप ये देखोगे कि दो तरह के मेथड्स होते हैं। कभी भी कंपनी अगर शेयर इशू करेगी, सपोज एक कंपनी है और कंपनी का नाम रख लेते हैं हम लोग, चलिए एक्स लिमिटेड। ठीक है, अब एक्स लिमिटेड को शेयर इशू करने हैं मार्केट के अंदर। सपोज इन्होंने बोला कितने 10,000 शेयर्स इशू करने हैं और वो एक शेयर की वैल्यू रख रहे हैं 10 रुपीज। जैसा कि आप लोग ऑलरेडी मैं इन्फॉर्म कर चुका हूं कि 10 रुपीज अगर आपने रखा है तो इट मींस ये क्या बोल रहे हैं हम लोग उसको, ये हमारी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, या आप बोल सकते हैं नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। सिंपल सी चीज। देन आगे बढ़ते हैं। तो कंपनी कभी भी शेयर इशू करेगी ना सर, तो उसके पास दो मेथड्स होते हैं। ये ध्यान से आप नोट्स बनाओ कि कितने मेथड्स होते हैं, दो तरह के मेथड्स होते हैं। और वो दो तरह के मेथड्स को हम कैसे क्लासिफाइड करेंगे, सर इस मेथड में क्या करना है, उस मेथड में क्या करना है। सिंपल सी चीज, कंपनी की क्या सोच है, कंपनी बोल रही है कि अगर मैं अपनी कंपनी के जो शेयर मैंने इशू किए ना और एक शेयर की वैल्यू मैंने 10 रुपए रखी है। सो सपोज अगर 10 रुपए मैं एक ही बार मंगवा, यानी कि मैं चाहता हूं कि यार एज एन कंपनी मैं क्या चाह रहा हूं कि 10 रुपए का एक शेयर है ना, तो जितने लोग भी जैसे भी अपने हिसाब से जितने भी शेयर्स खरीदते हैं, मैं पूरा का पूरा अमाउंट एक बार में मंगा दूं। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक रोहन नाम का बंदा है और इसको कंपनी के 1000 शेयर्स खरीदने हैं। तो सर एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज है। सो इसको कितने चाहिए पैसे, 10,000 रुपए चाहिए। कंपनी बोल रही है कि भैया अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं ना और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए, तो एक मेथड होता है जिसमें कंपनी बोल रही है पूरा का पूरा पैसा एक साथ दे। सो उस मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे, लमसम। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। क्या बोलेंगे हम लोग, लमसम बोलेंगे। क्या होता है सर लमसम का मतलब, जब कंपनी अपने शेयर की वैल्यू बोल चुकी है कि 10 रुपए है और वो पूरा का पूरा पैसा एक ही बार मंगा, यानी कि कोई भी प्रोसेस नहीं करना उनको, वो नहीं चाहते कि एप्लीकेशन हो या फिर उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद हम शेयर्स अलॉट करेंगे, उसके बाद अलॉटमेंट का कुछ पैसा मांगेंगे, ऐसा कुछ नहीं। कंपनी बोल रही है भैया आपको शेयर खरीदना है, आपको 10 रुपए एक ही बार में भेजने पड़ेंगे। तो इट मींस कि सर वो कौन सी प्रोसेस होगी हमारी, लमसम। तो सेकंड मेथड क्या होता है, सर हमें ना कहीं एक ऑप्शन और मिलता है।
हमें इन द सेंस हम शेयर होल्डर हैं, हम शेयर होल्डर की बात करेंगे सर एक बार आप पूरा पैसा मांगोगे ना तो शायद ना दे पाए, तो कंपनी बोलती है कि चलो आपको ना एक ऑप्शन देते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके आप पैसा, हम कुछ प्रोसेस करेंगे, उस प्रोसेस के साथ आपसे थोड़ा थोड़ा पैसा मांगते रहेंगे और वो पैसा आपको भेजना पड़ेगा। सर वो प्रोसेस या इस मेथड का नाम हम क्या बोल सकते हैं? पहले आप मेथड का नाम लिख लो, ड्रॉ ऑफ लॉट्स। क्या लिखोगे? ड्रॉ ऑफ लॉट्स। अब इसमें सिंपल सी चीज है, दोनों को क्लासिफाइड कर रहे हैं अपन दोनों मेथड में, दोनों मेथड में डिफरेंसेस क्रिएट कर रहे हैं कि किस मेथड में आपने को क्या करना है। आपने बोला कि सर ये 10 रुपए का जो अमाउंट है एक शेयर का, वो आप एट अ सिंगल टाइम एक बार में आप अगर मंगाने वाले, सो सर इट विल बी नोन एज लम सम। अगर आपने जो 10 रुपए की वैल्यू एक शेयर की है, आपने क्या करा, आपने इनको ऑप्शन दिया कि चलो जिन जिन को भी शेयर खरीदना है ना, कंपनी क्या बोल रही है, कंपनी ने जब प्रॉस्पेक्टस रिलीज किए और अपने नोटिफिकेशन रिलीज किया, सो उन्होंने उस नोटिफिकेशन में ये चीज मेंशन करी थी कि जिनको भी शेयर खरीदे ना, उनको सबसे पहले अप्लाई करना होगा। क्या करना होगा? अप्लाई करना होगा। उसके बाद हम लोग, और जिनको भी अप्लाई करना, सपोज कंपनी ने बोला कि ये 3 रुपए के साथ अप्लाई करो, यानी आपको 10 शेयर खरीदने हैं तो आप 30 रुपए दो, आपको 50 शेयर खरीदने हैं तो आप 150 रुपए दो। इट मींस जितने भी शेयर खरीदने हैं ना, आपको उसके लिए एप्लीकेशंस भेजनी पड़ेगी। हमें पता है ना, हमें कहीं भी एडमिशन लेना होता है तो पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, उसके बाद वो सिलेक्ट करते हैं, देन वो लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है अब आपको अलॉट हो गई है आपको ये सीट, आप पैसे भर दो। सो सिंपल सी कंपनी भी बोल रही है कि चलो ठीक है एप्लीकेशन भेजो। एप्लीकेशन में जब हमारे पास बहुत सारे शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ जाएगी, फिर हम शेयर अलॉट करेंगे, और अगर आपको शेयर अलॉट हो जाता है तो आपसे अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा। ठीक है। और सर अगर मान लीजिए किसी ऐसे शेयर होल्डर को, मतलब उसने अप्लाई किया था बट उसको कहीं ना कहीं अलॉटमेंट नहीं हुआ, उसको शेयर अलॉट नहीं हुआ, कंपनी उसका पैसा थोड़े टाइम बाद रिफंड भी कर देगी। सो सिंपल है, वो आगे जाके हम देखेंगे प्रोडेटा क्या होता है। आप लोगों ने थोड़ा बहुत कभी सुना हो तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सारी चीज हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अभी मैं क्या बता रहा हूँ कि कंपनी ने ड्रॉ फ्लॉट्स का मेथड जो देकर के क्या ऑप्शन दिया है कि आपको जो 10 रुपए है ना, वो एक बार में नहीं भेजना है। आपसे बोला गया 3 रुपए आप भेज दो एट अ टाइम ऑफ एप्लीकेशन, कि जब एप्लीकेशन मंगाएगी कंपनी उस टाइम पर आप थोड़ा पैसा भेज दो। फिर जब आपको एक ईमेल आ जाएगा सपोज कि भैया आपको ना, आपने इतने शेयर्स का अप्लाई किया था, हम आपको इतने शेयर अलॉट कर रहे हैं, तो इस डेट से पहले आप अलॉटमेंट का पैसा भी भेज दो। सो कंपनी ने बोला 5 रुपए हमें चाहिए अलॉटमेंट के टाइम पर, और फिर ये तो हो गया आपका अलॉटमेंट, ये भी लिख लो आप कि 5 रुपए कंपनी ने बोला कि हमें चाहिए अलॉटमेंट के टाइम पर। देन लास्ट में बोला कि 3 रुपए हमें चाहिए फर्स्ट कॉल के टाइम पर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट कॉल। अगर इसके बाद किसी भी तरह की कोई भी कॉल नहीं, क्योंकि 10 रुपए पूरे हो चुके हैं, सो हम लोग जब भी एंट्रीज करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बिकॉज इसके बाद कोई पैसा नहीं मांगना। सो सिंपल सी चीज फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जितनी भी चीजें कंसेप्चुअली है ना, हमें इस तरह से समझना है कि आगे हमारे किसी भी क्वेश्चन में आ जाए हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बिकॉज हमारे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप चीजों को रटने पे जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज ना फिर टिपिकल लगेगी। सो सिंपल सी चीज फिर से, सर लमसम का मतलब क्या होता है, जब कंपनी अपनी जो भी शेयर की इशू प्राइस रखती है ना, वो एक बार में ही मंगा ले और आपको एक बार ही भेजना पड़ेगा। कंपनी बोल रही हमें ना कोई ऑप्शन देना ही नहीं है कि थोड़े दिन बाद भेजो, फिर थोड़ा करके बाद में भेजो, बिल्कुल नहीं। जितनी भी वैल्यू है शेयर की एक बार आप पे कर दो, हम आपको शेयर अलॉट कर देंगे। फिर अपन ने बोला सर सेकंड मेथड के पास जब हम लोग आए, ये मेथड हमें क्या बोल रहा है, फिर से सिंपल सी चीज क्या कि सर आपकी जो इशू प्राइस है ना शेयर्स की, वो कंपनी एक बार नहीं मंगा रही, कंपनी आपसे बोल रही है कि थोड़ा एप्लीकेशन के टाइम पे दे दो, फिर थोड़ा हम जब आपको शेयर अलॉट कर देंगे फिर भर देना, फिर थोड़े दिनों बाद हम फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे तब भर देना। सो ऐसे जब ऑप्शंस मिलते हैं तो कंपनी के शेयर्स ज्यादा बिक जाते हैं, रादर देन जब आप बोल रहे हो कि यार एक ही बार में पूरा पैसा चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टर्स हर तरह के होते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि इंडियन मिलिट्री के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स अवेलेबल हैं, तो सर हर इंसान की मेंटेलिटी अलग होती है। कोई इतना पैसा एक बार में नहीं देना चाहता, मे बी शायद तो उनको ये ऑप्शन अट्रैक्ट करता है जिससे कंपनी के शेयर बिकते हैं। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज समझने की कोशिश करते हैं कि सर अपना अगला कंसेप्ट क्या होगा। ठीक है, सो देखते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट पार का मतलब। अब यहाँ पे आप इसको समझोगे कि सर इशू ऑफ शेयर्स एट पार का मतलब होता क्या। ठीक है, चलिए सो सिंपल सी चीज है, आपने बोला सर एक्स लिमिटेड एक कंपनी थी, हम लोग बार बार एक्स लिमिटेड ले लेते हैं, चलिए ठीक है। 10,000 शेयर्स इशू किए कंपनी ने और एक शेयर की वैल्यू रखी 10 रुपए। अभी 10 रुपए क्या है, इसकी फेस वैल्यू है, ये बच्चों बार बार बताने की जरूरत नहीं है आपको, ऑलरेडी ये चीज
समझ में आ गई कि 10 रुपए क्या है हमारी फेस वैल्यू। अगर कंपनी 10 रुपए का शेयर 10 में ही इशू कर दे, क्या करें, हम बोल रहे हैं यहाँ पर अगर कंपनी 10 का शेयर 10 रुपए में ही इशू कर दे, यानी कंपनी ने कोई रेट नहीं बढ़ाया, कंपनी बोल रही है कि नहीं हमारा शेयर 10 रुपए का था और हमें कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं कमाने, हमें कोई प्रीमियम नहीं कमाना, हमें किसी तरह का डिस्काउंट वगैरह नहीं देना। हमने क्या बोला, 10 का शेयर था 10 में ही इशू कर दिया, देन इट विल बी नोन एज इशू ऑफ शेयर्स एट पार। रीड कर लेते हैं हम लोग, शेयर्स आर इशूड एट पार व्हेन दे आर इशूड एट अ प्राइस इक्वल टू द फेस वैल्यू, अ शेयर विद फेस वैल्यू ऑफ ₹10 इशूड एट ₹10। सिंपल सी चीज, ये मैंने आपको समझाया, आप इसको रिलेट कर सकते हो। आप नोट्स कैसे बनाओगे, आप बोलोगे व्हेन फेस वैल्यू इज इक्वल टू द इशूड प्राइस देन इट विल बी नोन एज शेयर इशूड एट पार। सिंपल सी चीज। तो सर इससे रिलेटेड अब है ना हमें क्वेश्चन करना बता दो कि कैसे करते हैं क्वेश्चंस। फाइनली हम लोग थोड़े बहुत कांसेप्ट बिल्ड कर चुके हैं, तो क्या हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन करने के लिए रेडी हैं? बिल्कुल, अगर आप नॉर्मल क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो तो अपन ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, सो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है हमारे पास अवेलेबल। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझा दूं कि क्वेश्चंस जो लिए गए वो टीएस ग्रेवाल से ही लिए गए, जिससे आपको बेनिफिट होगा, आप उसको रिलेट कर पाओगे, उसके आगे के क्वेश्चंस भी आप कंटिन्यू बेसिस पे सॉल्व कर पाओगे। सो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, अ कंपनी इशूड 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू पब्लिक, ऑल अमाउंट आई हैव रिसीव्ड इन लमसम। अब यह लमसम वर्ड को समझाने की जरूरत नहीं है मुझे, बिकॉज लमसम के बारे में मैं आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका हूँ। सिंपल सी चीज है सर, अ कंपनी इशूड 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each to public, all amounts have been received in lump sum, pass necessary journal entries in the book of the company। तो सर फिर से लमसम का मतलब क्या होता है? लमसम का मतलब जितने में इशू किया गया होगा वो पूरा का पूरा पैसा एक बार में ही मंगा लिया गया। सो आओ इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसकी अकाउंटिंग को अगर कंपनी को करनी होगी ना तो किस तरह की जर्नल एंट्रीज कंपनी रिकॉर्ड करेगी, ठीक है। चलिए, सो क्वेश्चन हमारा क्या था, फिर से हम लोग देख लेते हैं क्या था क्वेश्चन हमारा, कि सर एक कंपनी थी हमारी 2,50,000 इक्विटी शेयर्स कंपनी ने क्या किए थे, इशू किए थे, ठीक है। और एक शेयर की वैल्यू कितनी थी सर, ₹10 की। और कौन सा वाला मेथड अब यूज किया कंपनी ने बोला है लमसम, यानी कि लमसम वर्ड सुनते ही आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि पूरा का पूरा पैसा कंपनी ने एक बार में ही मंगा लिया। सो अब आप लोग एज एन पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे कंपनी के, कि सपोज करो आप कंपनी के अकाउंटेंट और आपको वो जर्नल एंट्रीज करनी। सो जब आपने बोला कि हमने जो कंपनी ने शेयर इशू किए ना, तो लोगों ने खरीदा होगा, तो लोगों ने क्या किया होगा, पैसा हमें भेजा होगा। तो सिंपल सी चीज, हमारे पास पैसा आया होगा ना, तो हमारा क्या बढ़ गया होगा सर, आपके बैंक की वैल्यू इंक्रीज हो गई होगी। सो ठीक है, अगर बैंक की वैल्यू इंक्रीज हो गई होगी तो आप क्या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट। सर बिल्कुल लिख सकते हो, बिकॉज आपको पता है कि एसेट इंक्रीज क्या होता है, डेबिट होता है। सिंपल सी चीज, कितना होगा सर, 2,50,000 शेयर्स का ₹10, यानी कि 25 लाख रुपीस, ठीक है। 25 लाख रुपीस बैंक में आ गया। सर क्रेडिट में किसको डालें हम लोग, ये ध्यान से सुनना आप लोग कि कहां से पैसा आया, किस प्रोसेस से पैसा आया। सर शेयर अप्लाई किया था, हम लोगों ने बोला था जिनको भी शेयर खरीदना है उनको एप्लीकेशन के टाइम पर ही पूरा पैसा भेजना पड़ेगा। तो क्या सर आप अलॉटमेंट की अलग से प्रोसेस नहीं रखने वाले? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर लमसम वाले मेथड की। इट मींस कि एप्लीकेशन के टाइम ही हमने बोल दिया जो लोग भी पैसा हमें पूरा भेज देंगे ना, हम उनको शेयर अलॉट कर देंगे। सो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम में पूरा फुल फॉर्म ही लिखना है, अपन यहाँ पे एप्लीकेशन शॉर्ट में लिख रहे हैं, बट एग्जाम में जब आपको एंट्रीज करनी, क्योंकि आपके सॉल्यूशन का पार्ट है, आप अपने पूरे के पूरे सॉल्यूशन को इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो तो आप प्रॉपर फॉर्मेट के साथ करोगे। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको ऑलरेडी पता है कि फिर वहां पर डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट ये आपको बनाना पड़ेगा।
सो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ सारी चीजें समझ लेंगे कि हाँ सर 25 लाख रुपीस हमारे पास आए हैं और वो कौन सी प्रोसेस से आए सर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हमने बोला एक ही बार में हमने एक साथ कर दिया। देन सर इसकी नरेशन वरेशन पे लिखना पड़ेगा क्या? बिल्कुल, आप नरेशन को मिस नहीं कर सकते, तो नरेशन पे लिख लो बीइंग अमाउंट रिसीव्ड इनटू द बैंक या बीइंग अमाउंट या बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नरेशन आप अपने से क्रिएट कर सकते हो, बिल्कुल किसी तरह की कोई मैंडेटरी नहीं बोला गया कि आपको यही लिखना है नरेशन, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आपको अपनी जनरल एंट्री को एक्सप्रेस करना है तो आप अपने हिसाब से नरेशन बिल्कुल लिख सकते हो। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, सिंपल सी चीज, इस टाइप का नरेशन आप लिख लो। देन सर क्या ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई? बिल्कुल भी नहीं। अपन समझते हैं कि सर हम लोग ये पैसा मंगवा क्यों रहे हैं? हम लोग ये पैसा इसलिए मंगवा रहे हैं बिकॉज कंपनी को नीड है। किस चीज की नीड है? कंपनी को चाहिए शेयर कैपिटल। तो सर ये पैसा जो अभी आया ये कहाँ पर रखा हुआ है? आपने बोला शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में प्रोसेस से रखा हुआ है सर बैंक में, तो क्या हमें यहाँ रहना चाहिए क्या? नहीं, हमें फाइनली पहुंचना कहाँ तक है? शेयर कैपिटल तक। सो आप शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा उठाओगे और कहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे? सर शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो ठीक है, शेयर एप्लीकेशन का बैलेंस क्रेडिट है, खत्म करने के लिए क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे। सो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना? 25 लाख रुपीस। कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में? बिल्कुल नहीं सर, इजी था ये बिल्कुल। अगर लमसम की एंट्री आपसे पूछी जाए तो लमसम की एंट्री में कभी भी प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। आपको कुछ चीजें मैं आपको फिर से रिपीट करवा दूं कि आपको सिर्फ 2 एंट्री पास करनी है लमसम की केस में। एक एंट्री पैसे रिसीव करने की और दूसरी एंट्री पैसे को ट्रांसफर करने की। इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड into the share capital account सर, ठीक है। सो सिंपल थी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं गई क्वेश्चन करने में, सिर्फ इतना सा था क्या? बिल्कुल। सो शेयर इशूड एट पार, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज शेयर इशूड एट पार में बिल्कुल हमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। सिंपल सी चीज इतना सा ध्यान रखना है कि सर अगर कंपनी अपनी फेस वैल्यू के बराबर ही इशू प्राइस रखती है तो सर दिस केस विल बी नोन एज शेयर इशूड एट पार। और सर उसके साथ चाहे लमसम आ जाए या फिर आपका सिंपल से ड्रॉप लॉट्स वाला क्वेश्चन आ जाए, हमें प्रॉब्लम नहीं जाएगी। चलिए अपन देख लेते हैं एक क्वेश्चन और, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये ध्यान रखिएगा, जितनी प्रैक्टिस आप लोग कंपनी में करोगे उतना ज्यादा आपको इजी लगेगा एट द एंड। जो लास्ट के टिपिकल क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम पैटर्न क्वेश्चंस हैं, अगर आपको एग्जाम पैटर्न क्वेश्चंस में आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ चाहिए तो इट मींस कि आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से आने चाहिए और बहुत जल्दी बन जाने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं, क्या बोला गया है? द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹16 लाख ऑफ एक्स लिमिटेड, क्या बोला गया है कि the authorized capital of ₹16 lakh of XYZ Limited is divided into 16 lakh equity shares, 1,60,000 equity shares of ₹10 each। कंपनी का क्या बताया जा रहा है क्वेश्चन में? अब आपको समझ में आ रहा होगा, जो आपने थ्योरी पढ़ी थी, मैंने क्या बताया था थ्योरी पढ़ाते टाइम कि हर कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल? सर ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब होता है कि कंपनी के पास कितनी लिमिट थी। कंपनी के पास लिमिट थी सर 16 लाख रुपए तक का वो शेयर इशू कर सकती थी, मार्केट से पैसा फंड जो भी हम कहें रेज कर सकती थी। सर कितने शेयर इशू कर सकती थी मार्केट में? 1,60,000 शेयर 10 रुपए के वो इशू कर सकती थी, उनकी ऑथोरिटी। अब हमने बात किया फाइनली कंपनी ने किया कितना? आउट ऑफ दिस शेयर्स 80,000 इक्विटी शेयर्स वेर इशूड एट पार। हमारे लिए क्वेश्चन से क्या क्या निकालना जरूरी है? देखो, अगर हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं, कंसेप्ट जो भी हमने रीड किया और हम लोग प्रैक्टिकल में वो कंसेप्ट्स को अप्लाई कर रहे हैं, सो आपको अगर इशू ऑफ शेयर्स के पूरे फाइनल 8 मार्क्स चाहिए आपको एग्जाम में, सो कहीं ना कहीं आपको लैंग्वेज बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए।
बिकॉज हर एक क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना, उसमें एक नई लैंग्वेज आ जाती है, जिससे हम लोगों को क्या ऐसा नहीं करना है कि एक क्वेश्चन हमने कर लिया तो वैसे सारे क्वेश्चन से, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने के लिए मिलेगा या नई तरह की लैंग्वेज से वो लोग घुमाते हैं। सो यहाँ पे क्या बोला गया कि 1,60,000 इक्विटी शेयर्स की ऑथोरिटी थी। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, सर 1,60,000 शेयर्स इशू कर दिए कंपनी ने और 10 रुपए के बस फटाफट एंट्री कर दी। बट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे देखो आपको घुमाने के लिए क्या बोल दिया था कि ऑथोरिटी थी आपकी 1,60,000 आप इशू कर सकते थे। फाइनली आपने किया क्या, आउट ऑफ दिस शेयर्स 80,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट पार टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, द फुल नॉमिनल वैल्यू इज पेबल ऑन एप्लीकेशन। सर फिर से कौन सा ये क्वेश्चन आ गया, ये लमसम का क्वेश्चन आ गया कि सर पूरा का पूरा पैसा आपने एक ही बार मंगा लिया। हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में, ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक and total amount was paid for past necessary journal entries in books of the company। So हमारे लिए यहाँ पर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग एंट्री ऑलरेडी करके आ चुके हैं, उसी में चेंजेस कर लेते हैं। चलिए सो एंट्री आपको पता है, अगर लमसम का केस है तो सर कोई प्रॉब्लम जाएगी नहीं, बस थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो जाएंगे। क्या बोला, 80,000 शेयर्स इशू किए कंपनी ने और सर शेयर्स कितने का है, सर 10 रुपए का है। कौन सा मेथड अप्लाई किया गया है, लमसम। कौन सा मेथड अप्लाई किया गया है, लमसम। चलिए सो इसी में चेंजेस कर देते हैं, क्योंकि प्रोसेस चेंज नहीं हुई है, हमारे पास मेथड चेंज नहीं हुआ है, तो बस सिर्फ हमें अमाउंट चेंज करना होगा। इस बार सर 80,000 शेयर्स का 10 रुपए आ गया होगा, तो कितने आ गए होंगे, 8 लाख रुपीस आपके बैंक में आ गए होंगे। और 8 लाख रुपीस आपने क्या रिकॉर्ड किया कि कहां से आए होंगे, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको समझा दूं, क्या कि सिंपल सी चीजें हमें आदत हो जाती है, टू शेयर एप्लीकेशन, फिर यहाँ पर हम लिखा टू शेयर कैपिटल एंड जो भी सारी चीजें। अगर आपके क्वेश्चन में शेयर से पहले इक्विटी दिया, यानी कि क्वेश्चन आपको बता रहा है कि जो शेयर आपने इशू किए ना वो कौन से वाले शेयर्स हैं, या तो वो इक्विटी हो सकते हैं या फिर वो प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं। सो क्वेश्चन अगर हमें बता रहा है कि सर ये शेयर्स इक्विटी वाले थे, तो आपकी एंट्रीज में भी वो इक्विटी मेंशन आपको करना पड़ेगा। यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट 8 लाख रुपीस टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फिर हम लोग शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अगर लिख दें तो हमारा एग्जामिनर अगर होगा ऐसा कोई, तो फिर वो आपके मार्क्स भी काट लेगा, है ना। तो सिंपल सी चीज है, वो गलत है। अगर आपके क्वेश्चन में इक्विटी शेयर्स दिया है, प्रेफरेंस शेयर दिया है, तो आप फिर उसका नाम प्रॉपर्ली लिखोगे अपनी एंट्रीज में। सो सिंपल सी चीज, 8 लाख रुपीस आपने रिकॉर्ड किया, देन आपने 8 लाख रुपीस क्या करोगे, ट्रांसफर कर दोगे शेयर कैपिटल। सो एंट्री विल बी ऑफ शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये आपने समझ लिया शेयर इशूड एट पार, सिंपल सी चीज। अब हम लोग नेक्स्ट कांसेप्ट पे आगे बढ़ते हैं हमारे। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग आकर के सॉल्व करेंगे, पहले देख लेते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम होता है क्या। अभी आपने क्या पढ़ा, शेयर इशूड एट पार क्या था सर, व्हेन शेयर इशूड एट पार, सिंपल सी चीज की सर जब अगर आपके फेस वैल्यू के बराबर, अगर आपके फेस वैल्यू के बराबर, सो सिंपल सी चीज क्या देखा आपने यहाँ पर कि सर शेयर इशूड एट पार का मतलब जब हम लोगों ने समझा था तो हमने बोला था अगर कंपनी अपने फेस वैल्यू के बराबर ही शेयर इशू कर देती, यानी कि व्हेन फेस वैल्यू इज इक्वल टू द इशू प्राइस, देन दिस काइंड ऑफ कंडीशन विल बी नोन एज शेयर इशूड एट पार। अब बात करते हैं हम लोग कि सर इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है। सो इसके पीछे आपको बहुत अच्छे से समझना है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी क्या है हमारा कि सर अगर कंपनी सपोज करो एक्स लिमिटेड है, क्या बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, अगर सपोज करो कंपनी एक्स लिमिटेड है हमारी और क्या करे 10,000 शेयर्स इशू करती है कंपनी, कितने कर रही है, सपोज 10,000 शेयर्स अगर कंपनी इशू कर रही है और उसने अपनी शेयर की वैल्यू क्या रखी है 10 रुपए, देन दिस 10 रुपीस विल बी नोन एज फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, या फिर हम बोल सकते हैं नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। अब क्या हुआ, समझो इस बात को एज एन कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, आपको पता चलता है कि यार आपके शेयर्स की ना मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। क्या पता लगा, मार्केट रिपोर्ट होती है, आपको सुना होगा आप लोगों ने कि हाँ ऐसे ही, क्या होता है कि सर मार्केट में ना बहुत अफवाह उड़ती है कि यार जियो के शेयर्स आने वाले, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं कि जैसे ही शेयर्स कंपनी आपका नोटिफिकेशन डालेगी, प्रोस्पेक्टस रिलीज करेगी, हमें वो शेयर्स खरीदना है। सो सपोज करो कंपनी की मार्केट रिपोर्ट के हिसाब से उसको लग रहा है कि हमारे शेयर्स की बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है। सो आपको पता है कि सर किसी चीज की अगर डिमांड ज्यादा होती है तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी अपने एक्स्ट्रा बेनिफिट्स कमाएगी।
क्या बोलेगी कंपनी, अगर मैं 10 का शेयर 10 में इशू कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, जब मेरे शेयर्स के लिए लोग इतने सारे खड़े हैं और मुझे मालूम है कि मेरे सारे शेयर्स बिकेंगे और लोग ज्यादा देने के लिए भी रेडी हैं। ऐसी कंडीशंस होती है जब किसी की गुडविल बहुत अच्छी होती है, जब किसी का लास्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है ना बहुत अच्छा होता है, उन लोगों ने लास्ट डिविडेंड बहुत ज्यादा बांटा होता है, तो वैसी कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए सारे इन्वेस्टर्स आगे आ जाते हैं। सो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर की वैल्यू बढ़ा देती है, यानी 10 का फेस वैल्यू वाला शेयर जब वो इशू करती है ना तो वो 12 में कर देगी, वो 14 में कर देगी, वो 15 रुपए में कर देगी। जैसा लॉकडाउन में आप लोगों ने देखा होगा, अपन प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें और इस कंसेप्ट को अपने से रिलेट करें, सर ऐसा कुछ भी होता है क्या, तो अपन ने लॉकडाउन में देखा होगा कि क्या हुआ था ना, वो अपनी एक राशि हुआ करती थी और 20 रुपए की हुआ करती थी वो एक पैकेट, बट क्योंकि क्या हुआ उसकी सप्लाई बंद हो गई। अब जिनके पास रखा हुआ था उनको ये पता चल गया कि मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, तो वो 20 रुपए की राशि भी 100 रुपए में बेच दी उन लोगों ने। अब सिंपल सी चीज, हाँ आप रिलेट कर पा रहे हो कि हाँ सर कहीं ना कहीं आप ये बताना चाह रहे हो कि किसी चीज की अगर डिमांड ज्यादा है तो जो जिसके हाथ में ऑथोरिटी होती है वो क्या करता है सर, उससे फिर एक्स्ट्रा बेनिफिट कमा लेता है। वैसा ही कंपनी क्या करती है, 10 का शेयर 12 में इशू कर दे रही है, इट मींस कि 2 रुपए वो एक्स्ट्रा कमा रही है। सर तो क्या ये 2 रुपए जो एक्स्ट्रा कमाए हैं कंपनी ने, वो 2 रुपए क्या उसके शेयर कैपिटल का पार्ट होंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं सर। ये 2 रुपए कंपनी ने अर्न किए हैं, किस लिए सर, प्रीमियम लिया उन लोगों ने। 10 का शेयर 12 में इशू करके 2 रुपए क्या लिया है कंपनी ने, प्रीमियम का। कंपनी ने ओपनली बताया नोटिफिकेशन में कि हम 10 का शेयर 12 में इशू कर रहे हैं और 2 रुपए आपसे प्रीमियम का वसूल रहे हैं। यानी आपने कितना पैसा लगाया, आपने 10 ही लगाया, बट आपको वो 10 का शेयर खरीदने के लिए 12 रुपए देने पड़े। वो 2 रुपए कंपनी बोल रही है मुझे मिलेंगे, उसको मैं बहुत अलग रख दूंगा जाकर के, जिसका यूटिलाइजेशन मैं बहुत अलग तरीके से करूंगा, आपको उसका कोई मतलब नहीं है। शेयर होल्डर से बोल रही है कंपनी कि आप तो इतना ध्यान दो कि आप 10 रुपए दे रहे हो शेयर्स के लिए, 2 रुपए आप तो बस मिल जाए हमें इसके लिए दे रहे हो, तो उस पैसे का हिसाब नहीं होगा। वो पैसा कहाँ चला जाएगा सर, एक रिजर्व में चला जाएगा। सर व्हाट काइंड ऑफ रिजर्व, कौन से वाले रिजर्व में जाएगा, SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिंपल सी चीज, शेयर इशूड एट पार का, सॉरी शेयर इशूड एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है, शेयर आर इशूड एट प्रीमियम टू द पब्लिक वेल मैनेज्ड एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज। हमने क्या बात की सर, वेल मैनेज्ड एंड स्ट्रांगली फाइनेंशियली कंपनी, क्या बोले हम लोग यहाँ पर, जब आपकी फेस वैल्यू से ज्यादा हो आपकी इशू प्राइस, इसको आप लिख लो, when issue price is greater than the face value then it will be known as share issued at premium। सिंपल सी चीज, और 2 रुपए मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो कंपनी ने लिए हैं वो कहां पे डाल देगी सर, वो पैसा डाल देगी, ट्रांसफर कर देगी SPR में। यानी कि एक चीज हमें यहाँ पे कंसेप्ट बिल्ड करना और लिखना उसको बहुत अच्छे से, क्या कि आप शेयर कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू का पैसा ही डाल सकते हो। ये ध्यान रखना, शेयर कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू वाला। अगर आपका प्रीमियम का कोई अमाउंट है तो वो प्रीमियम का अमाउंट आपको SPR में ट्रांसफर करना होगा। इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से ये चीज समझ में आए। सो क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 आपको TSW में ही मिल जाएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पर X Limited was incorporated with ₹2 lakh divided into shares of ₹10 each, 2000 shares were offered to the public. Out of this 1800 shares were applied and allotted 3 per share including premium was payable, जो भी सारी चीजें। अब ये क्वेश्चन रीड करने से पहले मैं एक कंसेप्ट आपको और क्लियर करवा दूं, वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद अपन इस क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है, ध्यान दो। चलिए, सो बेसिकली समझो इस बात को कि कंपनी ने सपोज अगर 1 लाख इशू किए शेयर्स, कितने इशू किए, 1 लाख शेयर इशू किए। सो ऐसा भी तो हो सकता है सर, अगर आप ये बोल रहे हो कि किसी मार्केट की बहुत ज्यादा रेपुटेशन है, बहुत ज्यादा अच्छी गुडविल है, तो उसके शेयर्स के लिए लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और खरीद लेंगे। बट कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी कंपनी की गुडविल उतनी अच्छी ना हो, ऐसा थोड़ी, तो बहुत सारी कंपनीज होती हैं। तो सर कुछ कंपनी अगर वो शेयर इशू कर रही है मार्केट में, उनकी गुडविल अच्छी नहीं होगी तो उनके शेयर्स खरीदने के लिए लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो उस केस में ऐसा भी तो हो सकता है जब कंपनी ने जितने शेयर इशू किए वो पूरे के पूरे ना बिके,
सो बिल्कुल 3 कंडीशन मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि अगर 1 लाख शेयर कंपनी ने इशू किए और वो पूरे के पूरे 1 लाख शेयर सब्सक्राइब हो जाए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सक्राइब, कि सर वो लोगों ने खरीद ली, लोग उसके लिए अट्रैक्ट हुए, लोगों ने एप्लीकेशन या जो भी क्राइटेरिया कंपनी ने दिया था वो फुलफिल कर दिया। कंपनी के पूरे अगर 1 लाख शेयर कंपनी ने इशू किए और कंपनी के 1 लाख पूरे शेयर जो थे सब्सक्राइब हो गए, तो सर हम इसको बोलेंगे फुली सब्सक्राइब। क्या बोलेंगे? फुली सब्सक्राइब। ये कौन सी कंडीशन लेके घूमेंगे हम लोग यहाँ पर? फुली सब्सक्राइब। अब एक कंडीशन और हो सकती है, सर कंपनी ने 1 लाख ही इशू किए थे, बट किसी कंडीशन की वजह से, किसी सिचुएशंस की वजह से कंपनी के सिर्फ 80,000 शेयर्स के लिए लोग अट्रैक्ट हुए। कंपनी ने चाहा तो 1 लाख शेयर पूरे के पूरे हमारे बिक जाए, बट नहीं बिके इन दिस सेंस, सिंपल सी चीज, लोग अट्रैक्ट नहीं हुए, लोगों ने एप्लीकेशंस नहीं भेजे। हमने इशू 1 लाख शेयर्स कर दिए, बट हमारे पास जब एप्लीकेशंस आए तो वो 80,000 आए। तो इस केस में से पहले बात तो इस केस को बोलोगे क्या? इस केस का नाम रखेंगे हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या रखेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक, ये कंडीशन समझ में आनी चाहिए। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? सिंपल सी चीज, जितना कंपनी ने शेयर इशू किया सर उससे कम शेयर सब्सक्राइब हुए। करना क्या है वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको सिर्फ रिलेट करवा रहा हूँ कि आप वर्ड से फैमिलियर हो जाओ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुली सब्सक्राइब, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें पूरा चैप्टर हमारा बेस्ड है सर वो कौन सी चीज, यानी कि अगर आपने 1 लाख शेयर्स इशू किए और लोग इतने ज्यादा अट्रैक्ट हो गए कि आपको 1,20,000 या 1,50,000 सपोज करो एप्लीकेशन है, लोग खरीदने के लिए कितने हैं? 1,50,000। आपने बोला था जिन जिन को भी शेयर खरीदना है ना, सो वो क्या करो? एप्लीकेशन का पैसा भेजो। वो क्या करो? एप्लीकेशन का पैसा भेजो। तो जब आपने रिकॉर्ड चेक किया, अपना एनालिसिस किया, तो आपको पता लग रहा है कि यार 1 लाख शेयर इशू किए थे हमने नोटिफिकेशन में, बट 1.5 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन रिसीव हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम क्या होगा सर? इस कंडीशन का, इस सिचुएशन का ओवर सब्सक्रिप्शन। ध्यान से याद कर लो इसको, या समझ लो कि ओवर सब्सक्रिप्शन पूरा का पूरा चैप्टर हमारा बेस्ड है जो इस वाली सिचुएशन से निकल गया, कंपनी में उसको कभी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। ओवर सब्सक्रिप्शन समझ लो, यानी कि आप अपने आप को रिलेट कर लो ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन में आप क्या करते हैं। सो फर्स्ट पहले हम ओवर सब्सक्रिप्शन में बाद में जाएंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन को समझ लेते हैं अब यहाँ पर अच्छे से। अंडर सब्सक्रिप्शन का सर सिंपल सी चीज, जितने शेयर इशू किए उतना लोगों ने अट्रैक्ट हुए और लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। अब इस केस में आप करोगे, अब यहाँ पे मैं आपको ये समझा देता हूँ, ठीक है? सिंपल सी चीज कि सपोज अगर मेरी कोई क्लासेस है और मेरी क्लासेस 100 बच्चों की सिटिंग है और सिर्फ 80 बच्चों ने रजिस्टर किया, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? मेरे पास उन 80 को सीट अलॉट करके और रन करने का ऑप्शन है। मैं ऐसा तो नहीं है कि 20 के वेट के चक्कर में 80 को भी भगा दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। सो सिंपल सी चीज, अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी क्या करती है कि चलो कंपनी चाहती तो थी कि 1 लाख रुपए, 1 लाख शेयर्स हम बेचें और हमारे पूरे के पूरे सब्सक्राइब हो जाए और उसके हिसाब से हमारा शेयर कैपिटल जनरेट हो जाए। बट लाइफ में बहुत सारी चीज हम चाहते हैं, वैसा होता नहीं। सो हो सकता है कि अगर 80,000 के लिए अट्रैक्ट हुए लोग और 80,000 ही आए आपके पास, तो आप क्या करोगे? इनको पूरे के पूरे शेयर्स अलॉट कर दोगे। इट मींस 80,000 को बोलोगे चलो ठीक है आप लोग खरीदना चाहते हो ना, हम आपको अलॉट करें। और पूरा क्वेश्चन जो बेस है हमारा, वो क्वेश्चन पूरा का पूरा 1 लाख से नहीं चलेगा, कितने शेयर से चलेगा? 80,000 से चलेगा। सो अब आते हैं हम लोग वापस हमारे क्वेश्चन पे कि हमारा क्वेश्चन में क्या कहीं अंडर सब्सक्रिप्शन था या ओवर सब्सक्रिप्शन था। तो अब आपको समझ में आएगा कि हाँ सर, कंपनी ने 2000 शेयर इशू किए थे। कितने शेयर इशू किए थे कंपनी ने? कंपनी ने 2000 शेयर इशू किए थे और लास्ट में क्या हुआ? शेयर वाज ऑफर्ड टू द पब्लिक। आउट ऑफ दिस 1800 शेयर्स वर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड रुपीस। ठीक, यानी कि आपने 2000 शेयर अप्लाई तो किए थे, बट अलॉट कितने हुए? यानी कि कितने हुए सर? आउट ऑफ दिस 1800 शेयर्स वर अप्लाइड, सिर्फ 1800 शेयर्स के लिए आपके पास एप्लीकेशन आया। सो सर हमारे पास ऑप्शन क्या है? मैं आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका हूं कि आपको ये नॉलेज है कि 1800 अगर आए हैं ना तो इनको अलॉट कर दो। सो सिंपल सी चीज, हम क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पर कि सर कौन सी कंपनी है? एक्स लिमिटेड कंपनी है। कितने शेयर इशू किए थे सर? 2000 शेयर इशू किए थे, बट फाइनली कितना? एक शेयर था सर हमारा, कितने का? हमारा एक शेयर था 10 रुपए का। कितने का था? 10 रुपए का। पहले ध्यान रखो, हमें हर बार क्वेश्चन में 2 चीजें चेक करनी है कि अंडर सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन है, और सेकंड चीज आपको चेक करनी है कि क्या क्वेश्चन इशू डेट पार का या हमारा प्रीमियम का।
सो सर ऐसा कहीं दिख तो नहीं रहा प्रीमियम, बट आपको ध्यान, अगर आप अच्छे से देखो तो यहाँ पे प्रीमियम आपको मिलेगा कि इंक्लूडिंग 1 रुपीज प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, ऐसा कुछ मिला आपको। सो आपको कैसे पता चलेगा सर कितने में इशू किया आपने? आप पहले उसको लिखना सीखो। कैसे लिखोगे? सिंपल सी चीज, सर 10 का शेयर था, इशू प्राइस अभी हमें नहीं पता, इशू प्राइस हम कैलकुलेट करेंगे, बट हम देखते हैं किस किस प्रोसेस से कितना मांगा है। आपने बोला अप्लाइड रुपीज 3 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो आप क्या करोगे? आप इशू प्राइस आपने बोला 2 + 1, यानी एप्लीकेशन के टाइम पर आपने बोला 2 + 1 रुपीज आपने मांगा है। सर ऐसा क्यों लिख रहे हो आप 2 + 1? ये आपका शो कर रहा है, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 रुपए फेस वैल्यू के और 1 रुपए प्रीमियम का। फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन के आगे और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन ₹4 शेयर इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, कि अलॉटमेंट के टाइम पे क्या बोला आपने? टोटल 4 रुपए, टोटल 4 रुपए, उसमें 1 रुपए प्रीमियम इंक्लूड है। सो अपन क्या करेंगे, उसको ऐसा लिख सकते हैं 3 + 1। क्या करा हमने? 4 को जो टोटल 4 रुपीज दिया ना अलॉटमेंट का, अपन उसको क्लासिफाइड कर दिया कि 3 रुपए फेस वैल्यू वाला और 1 रुपए प्रीमियम का। ठीक है, देन आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन और क्या बोला है कि सर ₹2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल एंड 3 पर शेयर ऑन फाइनल कॉल। यहाँ पे कहीं पे भी इंक्लूडिंग प्रीमियम नहीं बोला गया। सो अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे एंड 3 रुपए फाइनल कॉल पे। सर अभी तो आपको इशू प्राइस नहीं पता था, क्या हम लोग अब इशू प्राइस पता कर सकते हैं? बिल्कुल, आप इसको पूरे को टोटल कर दोगे आपको इशू प्राइस मिल जाएगा। कितना सर? 3 और 4 7 और 2 9 और 3 12। इट मींस कि सर 10 का शेयर आपने कितने में इशू किया है? 12 में। तो सर कौन सी कंडीशन है हमारी? शेयर इशूड एट प्रीमियम। सिंपल सी, कितने रुपए प्रीमियम का है? 2 रुपए। कब कब मांग रहे हो सर आप? एक बार 1 रुपए मांग रहे हो एप्लीकेशन के टाइम पर, 1 रुपए मांग रहे हो आप अलॉटमेंट के टाइम पर। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लो, इसके बाद अपन इसकी एंट्रीज करने वाले। सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखो, मैंने देख लिया, समझ में आ गया। अब अपन आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। चलिए सो फटाफट क्वेश्चन क्या था हमारा, फिर से रिकॉल करो। 1800 शेयर्स आपके फाइनली क्या हुए थे? आपके सब्सक्राइब हुए थे। अंडर सब्सक्रिप्शन का केस था, हमें सोचने की जरूरत नहीं। हमारा पूरा क्वेश्चन अब 1800 के हिसाब से चलेगा, हम 2000 को भूल जाए, बिकॉज वो आपने किया था इशू, बट फाइनली 1800 के लिए आपके पास एप्लीकेशन आया है। सर 10 का शेयर हमने चेक कर लिया था, कितने में इशू किया था? 12 में। और हमने कैसे कैसे मांगे थे? 12 रुपए। हमने बोला था 2 + 1, फिर हमने बोला था 3 + 1, फिर 2 रुपीज एंड 3 रुपीज। सो अब हमें एंट्रीज करने में प्रॉब्लम नहीं जाएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन इस स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट। अब अपन को बार बार अपने क्वेश्चन को गो थ्रू नहीं करना, ठीक है ना? अपन को बार बार अपने क्वेश्चन को गो थ्रू नहीं करना, बिकॉज अपन ने यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर सेट कर लिया। चलिए, सो फर्स्ट क्या कौन सा वाला प्रोसेस हुआ सर? फर्स्ट प्रोसेस थी आपकी एप्लीकेशन की। आपने बोला था जिन को भी शेयर खरीदना है ना, वो एप्लीकेशन का पैसा भेजो। तो सबसे पहले आपके पास पैसा आया होगा, कौन सा वाला पैसा आया होगा? एप्लीकेशन का पैसा आया होगा। तो सर क्या एंट्री आपने की होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये ध्यान रखना कि ये वाला केस हमारा लमसम का नहीं है। सो हम लोगों को यहाँ पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। वो कब लिखने की जरूरत है? जब पूरा का पूरा पैसा एक ही बार मंगाया होगा, आपने एप्लीकेशन के टाइम पर ही अलॉटमेंट कर दिए होंगे, बट यहाँ पे नहीं किया था, आपने एप्लीकेशन करवाया, उसके बाद आपने अलॉटमेंट के लिए एक अलग से प्रोसेस रखी है। सो हम उसकी एंट्री बाद में करेंगे, सिंपल सी चीज। सर कितना पैसा आ गया होगा? 1800 इंटू 3 रुपए के हिसाब से आ गया होगा। कितना आ गया होगा? 1800 इंटू 3 रुपीज, यानी कि 5400। कितना आ गया होगा? 5400 आपका आ गया। ठीक है, ठीक है। इसकी नरेशन क्या लिखेंगे हम लोग? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। चलिए, आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर 1800 शेयर्स ऑफ ₹3 ईच, इस टाइप से, बट अपन नॉर्मली लेके चल रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन सर क्या होगा? आपने यहाँ पे प्रीमियम वगैरह शो तो नहीं किया, तो ये ध्यान रखना, रिसीव करते टाइम हमने नहीं बोला, हमने पूरा पैसा रिसीव बैंक में किया होगा। बैंक में अलग अलग से नाम से नहीं आया होगा कि भैया कुछ पैसा आपका शेयर कैपिटल का, कुछ पैसा प्रीमियम का, वो तो आपको खुद से करना पड़ेगा। सो ये
बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि एसपीआर की एंट्री कभी भी रिसीव वाली एंट्री के साथ नहीं होगी, या फिर से एक ट्रिक बता दूं मैं आपको कि कभी भी बैंक के साथ एसपीआर वाली एंट्री नहीं होगी। ठीक है सर, किसके साथ होगी? हमेशा शेयर कैपिटल के साथ में एसपीआर। तो सर शेयर कैपिटल यानी कि ट्रांसफर, अपन ने शेयर एप्लीकेशन का पैसा उठाया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कहां पे डालते हैं अपन? शेयर कैपिटल में डालते हैं, ठीक है ना। चलिए सो इस बार कुछ अलग होगा, बिकॉज आपको पता है कि सर आप पूरा का पूरा पैसा शेयर कैपिटल में नहीं डाल सकते। आपके पास है कितने? 5400 रुपीज आपके पास है, और आपको पता है कि सर 2 रुपए के हिसाब से पैसा जाना चाहिए फेस वैल्यू में, और 1 रुपए के हिसाब से जाना चाहिए एसपीआर में। ठीक है, सो सिंपल सी चीज, आप एक चीज और ओपन करोगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्लियर है? चलिए सो 5400 आपका 3 रुपीज के हिसाब से था, 2 रुपीज के हिसाब से कितना हो जाएगा सर? 3600 चले जाएंगे हमारे शेयर कैपिटल में, और 1800 यानी 1 रुपए से हिसाब से कहां चला जाएगा आपका? एसपीआर में। सिंपल सी चीज है सर। क्या नरेशन डालेंगे इसकी हम लोग? बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड into the share capital account and SPR account। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपकी एक प्रोसेस कंप्लीट हो गई, यानी कि एप्लीकेशन की प्रोसेस। आपने एप्लीकेशन कर लिया, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव कर लिया, और उस पैसे को आपने ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल में, और थोड़ा सा पैसा आपको एसपीआर में डालना था, सो आपने वो भी कर लिया। अब सर नेक्स्ट आपकी क्या आएगी कहानी? आपका अलॉटमेंट की एंट्री होगी। यहाँ पे कुछ चेंजेस है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, अब अपन यहाँ पे देखने वाले कि सर आपने एप्लीकेशन की जब एंट्री की थी ना, तो आपने पहले बैंक की थी। क्यों की थी? रीजन क्या था? बिकॉज एप्लीकेशन के टाइम पे आपने पैसा पहले रिसीव किया, फिर उस पैसे को ट्रांसफर किया। बट अगर अलॉटमेंट की एंट्री होगी ना, तो ये ध्यान रखना कि अलॉटमेंट में पहले आप ड्यू करते हैं, बिकॉज एप्लीकेशन के टाइम पे हमें नहीं पता था कौन कौन से बंदे हमारे पास शेयर्स खरीदने वाले, तो आप कैसे ड्यू कर सकते हो? आप किसी को कैसे बोल सकते हो कि यार आपने पैसे नहीं दिए एप्लीकेशन के? नहीं सर, एप्लीकेशन के टाइम पे आप ड्यू नहीं कर सकते, बट अलॉटमेंट के टाइम पर आप ड्यू कर सकते हो, बिकॉज आपको पता है कि आप किसी बंदे ने अपने पास अप्लाई किया था, अपने उसको अलॉट कर दिया, तो हम आपको अगर शेयर अलॉट कर रहे हैं, उसी टाइम आपसे बोल रहे हैं भैया अलॉटमेंट का पैसा भेजो, तो पहले ड्यू होता है। कब? इन केस ऑफ अलॉटमेंट। ये ध्यान रखिएगा, आपके दोनों में डिफरेंसेस है। एप्लीकेशन के टाइम पे पहले रिसीव फिर ट्रांसफर, एंड अलॉटमेंट के टाइम पर आपको पहले ड्यू करना है फिर रिसीव करना है, बस इतना सा। ठीक, तो सर ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? सेकंड वाली एंट्री जो हमने एप्लीकेशन के टाइम पे की थी कि सर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमने बोला हमें कुछ पैसा रिसीव होगा अलॉटमेंट का, और हम कहाँ डालने वाले हैं? शेयर कैपिटल में डालने वाले। ये आपने पहले ड्यू कर दिया। ठीक है, कितना अमाउंट आएगा सर? आपका सिंपल सी चीज क्या था आपका? सर 3+1 था अलॉटमेंट का पैसा, है ना। सो 4 रुपीज के हिसाब से 1800 शेयर का 4 रुपीज के हिसाब से कितना हो जाएगा? 6200 रुपीज, सॉरी 7200 रुपीज। कितना हो जाएगा? 7200 रुपीज। सिंपल सी चीज है, ठीक है। चलिए, सो आपने बोला सर 7200 रुपीज हमारा आ जाएगा। चलिए, तो इसका नरेशन क्या लिखेंगे हम लोग? बीइंग allotment money for 1800 shares। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे ये भी चीज देख लीजिए, आपको अलॉटमेंट में भी आपका प्रीमियम था, ये हम कैसे भूल सकते हैं? आपके पास स्ट्रक्चर देखो मिस हुआ, और हम यहाँ पर से निकल के हमारे माइंड में से क्या कि 3+1 था हमारा। सो सर अगर आप ड्यू कर रहे हो, ड्यू करते टाइम ही आपको बताना पड़ेगा कि हमने जो 3 रुपए मांगे हैं, वो 3 रुपए मांगे हम लोगों ने किसके? फेस वैल्यू के, और 1 रुपए आपसे मांगा है किसका? हमने प्रीमियम। तो सर अलॉटमेंट यानी कि ड्यू के एंट्री के साथ ही आपको दिखाना पड़ेगा टोटल 7200 हमें चाहिए था, जिसमें से 3 रुपए के हिसाब से हम शेयर कैपिटल में डालने वाले थे, यानी कि
400 रुपीज हम शेयर कैपिटल में डालने वाले थे और कहाँ पे डालने वाले थे सर, हम 1 रुपए के हिसाब से SPR में, यानी कि 1800 रुपीज। सो अब हम लोग नरेशन लिख सकते हैं यहाँ पर, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1800 शेयर्स। इतना काफी है, ठीक है। ये क्या किया आपने, ये एंट्री ड्यू कर दिया आपने अलॉटमेंट, आपने इन्फॉर्म कर दिया अपने शेयर होल्डर्स को कि भैया आपको अलॉटमेंट का पैसा भेजना है। और ये ध्यान रखना कि जब आपने इन्फॉर्म किया आपको SPR का जो आप SPR का पैसा मांगने वाले हो ना, वो भी आपको बताना पड़ेगा। सो ठीक है सर, हमने ये चीज मेंशन कर दी। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, रिसीव करने की। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी आपकी, रिसीव करने की। सो सर रिसीव करने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कितना सर, पूरा पैसा हमें मिल गया। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, ठीक है, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब सिंपल सी चीज है सर, ये आपका सेकंड प्रोसेस कंप्लीट हो गया, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं गई। बस इतना ध्यान रखना है कि जब अलॉटमेंट की प्रोसेस होगी, पहले ड्यू होगी, देन आपकी रिसीव की एंट्री होगी। सर एप्लीकेशन के टाइम पे पहले रिसीव होगा, फिर उस पैसे को हमें ट्रांसफर करना होता है। क्लियर है यहाँ तक? सर क्वेश्चन में अभी कुछ और भी बचा है। क्या बचा है, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। सो उसकी एंट्री भी अपन यहाँ पे कर लेते हैं, बिकॉज आपको इससे फैमिलियर आप क्या हो रहे हो, आपको ये पता चल रहा है ड्रॉ ऑफ लॉट्स के मेथड किस तरह से किए जाते हैं। अभी तक कुछ क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए थे वो कौन से वाले मेथड से किए थे, लमसम, यानी पूरा का पूरा पैसा एक बार में मंगा लेते थे। बट यहाँ पर हम प्रीमियम का भी देख रहे हैं किस तरह से ट्रीटमेंट करना होता है हमें, और हम ये भी देख रहे हैं कि क्या हम लोगों को ड्रॉ ऑफ लॉट्स में किस तरह की एंट्रीज लेके आगे बढ़नी होती है। सो सर हमने दो प्रोसेस कंप्लीट कर लिए, इट मींस की एप्लीकेशन की और अलॉटमेंट की। सो फटाफट हम लोग आते हैं किस पे, फर्स्ट कॉल पे। तो सर फर्स्ट कॉल में भी क्या होगा, पहले ड्यू देन रिसीव। सो यहाँ पे भी एंट्री आपको याद करने की या बिल्कुल ऐसा कुछ टाइम नहीं लगेगा समझने में, बिकॉज ड्यू करने की एंट्री क्या है, इस बार तो ये ध्यान है हमें बिल्कुल कि हमारे फर्स्ट कॉल में किसी तरह का प्रीमियम नहीं था। फर्स्ट कॉल था तो हमारा कितने का, सिर्फ 2 रुपए का, और फाइनल कॉल कितने का था, 3 रुपए का, तो वो भी अपन देख लेंगे। फर्स्ट कॉल के लिए क्या एंट्री करोगे सर आप, सबसे पहले ड्यू, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से सर, 2 रुपए से। तो कितने शेयर के लिए, 1800 शेयर्स के लिए हमें 2 रुपए मंगाना, तो कितना हो जाएगा 3600 रुपीज। ठीक है, कहाँ पे डालना है सर हमें, टू शेयर कैपिटल, पूरा का पूरा पैसा हमारा फेस वैल्यू का, तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3600 हमने लिखा। नरेशन क्या होगा, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी, paying first call money due on 1800 shares, ठीक है, और ₹2 each भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन सर अगली एंट्री क्या होगी, रिसीव करनी। तो रिसीव करने की भी एंट्री आपको पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, अमाउंट 3600 and 3600। Here narration being first call money receive। ये ध्यान रखिएगा, अगर मैं इस एंट्री को आपको समझाऊं तो शेयर फर्स्ट कॉल जो है ना आपका एक बार क्रेडिट हो रहा है और यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल एक बार डेबिट हो रहा है, तो फाइनल एंट्री बच क्या रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सो वो भी यही रहा है सर, बैंक में पैसा आ रहा है और उस पैसे को हम ट्रांसफर कर दे रहे हैं शेयर कैपिटल में। तो ये जो हम लोग बार बार फर्स्ट कॉल यूज करते हैं या अलॉटमेंट यूज करते हैं और एप्लीकेशन यूज करते हैं, ये आप देख सकते हो कि आपका कट जाता है, एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट होकर के नलिफाइड हो जाता है, यानी कि फाइनली ये एक तरह से प्रोसेस यूज की जा रही है बस। और आपका जो पैसा आ रहा है, तो इनडायरेक्टली आप क्या बोलोगे, बैंक में आ रहा है और वो पैसा ट्रांसफर हो जा रहा है शेयर कैपिटल में। तो फाइनली आपकी जो बैलेंस शीट में इफेक्ट है ना, वो सिर्फ 2 चीजों का होगा। आपके बैलेंस शीट में पैसा बैंक में दिखेगा जो कि आपको एसेट में दिखाना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, करंट एसेट, और आपको एक बार शेयर कैपिटल दिखाना है जो कहां पे दिखेगा, लायबिलिटी में, इक्विटी है, शेयर होल्डर फंड में। सिंपल सी चीज। चलो, और एक लास्ट कॉल बचा है हमारा फाइनल कॉल, यानी कि 3 रुपए का, तो फटाफट वो भी देख लेते हैं हम लोग। सर उसकी एंट्री क्या होगी, ये ध्यान रखना
कि अगर ये लास्ट कॉल है, इसके बाद कभी भी पैसा आप नहीं मांगने वाले, बिकॉज जो भी आपकी इशू प्राइस थी ना वो पूरी की पूरी आ चुकी है, पूरा का पूरा पैसा आपका शेयर के लिए आ चुका है। सो फिर आप इसमें क्या यूज करते हो, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये ध्यान रखना, फाइनल कॉल अगर फर्स्ट कॉल के बाद ही कहानी खत्म हो जाती सो हम उसी टाइम पे लिख लेते शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बट हमें पता था फर्स्ट कॉल के टाइम पे कि सेकंड कॉल भी हमसे मांगा गया। सो क्या करेंगे हम लोग, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि इसमें भी कोई प्रीमियम नहीं है तो हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं जाए, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर कितना है, 3 रुपए के हिसाब से। कितना है हमारा, सेकंड कॉल कितने रुपए का था हमारा, 3 रुपीस के हिसाब से। सो सर 1800 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 5400। कितना हो जाएगा, 5400 रुपीज आपने सेकंड कॉल का भी मांगा। सो सर कोई नरेशन सेम, फटाफट हम लोग नरेशन हम लोग क्वेश्चन में आगे नहीं लिखे, मतलब सर नहीं लिखे, आप लोगों को पता तो है बट बार बार सर को नरेशन लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज आपको पता है कि नरेशन क्या होता है, जो जर्नल एंट्री आप कर रहे हो आप उसको एक्सप्रेस करते हो थ्रू दी नरेशन। सो नरेशन आपकी चॉइस है, आप जो भी एक्सप्लेन करना चाहते हो। आप बीइंग यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 1800 शेयर्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंट्री विल बी और ये क्या हो गया, हमने सेकंड कॉल को ड्यू कर दिया। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या होगी आपकी, रिसीव करने की। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी आपकी, रिसीव करने की, और रिसीव करने की एंट्री क्या करोगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। और अमाउंट की जब हम बात करेंगे तो हाँ सर 5400 हमारा पूरा पैसा मिल गया। Am I clear? किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं जाएगी। इसका भी नरेशन चलो लिख ही देते हैं सर एक बार और, बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल, बीइंग सेकंड शेयर एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव या मनी रिसीव लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम। ये पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। तो सर क्या क्वेश्चन में सिर्फ जनरल एंट्री करनी है हमें? बिल्कुल, क्वेश्चन जब छोटा आएगा तो ये ध्यान रखना आपको जनरल एंट्री करनी है। उस जनरल एंट्री से आपके बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट होगा आपको वो देखना है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपसे कभी कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाने को बोल दे तो आपको कैश एंड बैंक अकाउंट बनाना। सर अगर इसी पूरे क्वेश्चन को एक्सप्रेस करना होगा हमें बैलेंस शीट में तो हम कैसे करेंगे? आप क्या करो, शेयर कैपिटल को टोटल कर लो। आप क्या करोगे, आप शेयर कैपिटल को टोटल कर लोगे। कितनी बार सर शेयर कैपिटल हमारे, देखो यहाँ पे कितनी बार हुआ है हमारा, जितनी बार भी शेयर कैपिटल में अमाउंट किया है, जो भी अमाउंट होगा आप शेयर कैपिटल में क्या करोगे, टोटल कर लोगे। तो आपको मैं डायरेक्टली बता दूं अगर कि सर हमारे शेयर कैपिटल 1800 शेयर का है और हमारे 10 रुपए के हिसाब से वो पूरा पैसा शेयर कैपिटल में क्या होगा, इसका मतलब हमारे शेयर कैपिटल में टोटल कितना दिख रहा होगा सर 18,000 रुपीज हमारा शेयर कैपिटल दिख रहा होगा। सर 1800 शेयर्स का 2 रुपए कहाँ गया है सर, प्रीमियम का। 2 रुपए किस चीज का था, प्रीमियम का। तो सर वो 2 रुपए कहाँ दिख रहा होगा, प्रीमियम, यानी कि 3600 आपका प्रीमियम में दिख रहा होगा, ठीक है। सो सिंपल सी चीज सर हमें बैलेंस शीट में अगर दिखाना होगा तो इसको कैसे हम लोग दिखाएंगे, फटाफट आओ देखते हैं, हम लोग गो थ्रू करते हैं। चलिए अभी देखो बैलेंस शीट का अपने पास फॉर्मेट अवेलेबल था, हम उसी फॉर्मेट को यूज करते हैं और देखते हैं सर हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें बैलेंस शीट में क्या करना होगा। सो आओ यहाँ पे देखते हैं क्या बना हुआ है आपके पास, बैलेंस शीट बना हुआ है, हम वैल्यू बस चेंज कर देंगे, ठीक है। सो सिंपल सी चीज सर, शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल दिख रहा है। अगर क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला गया है तो आप पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पूरी एंट्रीज करोगे, उसके बाद शेयर कैपिटल का जो टोटल अमाउंट होगा वो आप इस तरह से बैलेंस शीट क्रिएट करके शेयर कैपिटल के सामने लिखोगे जाकर के 18,000 रुपीज, बिकॉज आपने देखा सर 1800 शेयर्स का 10 रुपए हमारा ट्रांसफर हो गया था पूरा का पूरा शेयर कैपिटल में। फिर सर आपने बोला अगर एसपीआर होगा तो कहाँ लिखेगा, एसपीआर भी यहाँ पर ही सर रिजर्व एक हेड होगा, रिजर्व हेड के नीचे आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम आप लिखोगे और 3600 एसपीआर का भी दिखाओगे। फिर सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैंक में कितना पैसा दिखाओगे आप, ये भी क्वेश्चन माइंड में आता है हमारे कि सर हम बैंक में कितना पैसा दिखाएंगे। सो सिंपल सी चीज सर, बैंक में आप एक्सप्लेन जब करोगे डायरेक्टली तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कितना आ जाएगा, टोटल अमाउंट,
यानी 18,000 प्लस 3600 21,600 रुपीज आपका टोटल बैंक में आ जाएगा, जो आपको दिखाना होगा करेंट एसेट के कैश एट बैंक यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हेड के अंदर यहाँ पे आप दिखा दोगे अमाउंट कितना 21,600। ठीक है, हम सिर्फ हमारे फॉर्मेट को यूज कर रहे हैं ताकि हम लोग उसको एक्सप्रेस कर पाए। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन रीड करो आप उसमें क्लासिफिकेशन कर पाओ कि क्वेश्चन अंडर सब्सक्रिप्शन का आया है या ओवर सब्सक्रिप्शन का। देन आप क्या क्लासिफिकेशन करोगे कि क्वेश्चन में पार पे बोला है या प्रीमियम पे। सर ऐसा भी तो हो सकता है कभी कभी कि आपने बोला था कि कंपनी की बहुत अच्छी गुडविल है और कंपनी के मार्केट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये लग रहा है कि कंपनी के शेयर्स बहुत ज्यादा बिकने वाले हैं, तो इसकी वजह से कंपनी ने हमारे शेयर्स की प्राइस बढ़ा दी। ठीक है सर, ये केस प्रीमियम का हो गया। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि गुडविल बहुत ज्यादा खराब चल रही हो तो उस केस में कंपनी डिस्काउंट में शेयर इशू कर दे? तो बच्चे एज पर कंपनीज एक्ट 2013 अमेंडमेंट ये है कि कंपनी को कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि आप शेयर इशू जो है ना डिस्काउंट पे नहीं करोगे। सिंपल सी चीज। सो आपके कोर्स में भी आपको ध्यान रखना है या तो शेयर इशू डेट पार आएगा या शेयर इशू डेट प्रीमियम आएगा। शेयर इशू डेट डिस्काउंट की बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।